द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लैंड। अब फैक्ट्री बनने का हो गया सिस्टम। पहले मर्चेंट्स जो थे गाँव में जाके किसानों से और दूसरे खाली जो लेबर थे उनसे काम करवा के अपना मतलब सामान बनाते थे और बाहर भेजते थे। तो अर्लीस्ट फैक्ट्रीज़ इन इंग्लैंड केम अप बाई 1730। सबसे पहली जो बड़ी फैक्ट्रियाँ जो इंग्लैंड में बनी वो 1730 के बाद बनी। बट इट वाज ओनली इन द लेट 18th सेंचुरी दैट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाइड। तो ये 18वीं सदी के अंत में जो फैक्ट्रियाँ थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू इरा वाज कॉटन। सबसे पहले जो फैक्ट्रियाँ बनी थी वो कॉटन की थी। इट्स प्रोडक्शन बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुई वो 19th सेंचुरी के अंत में हुई। इन 1760 ब्रिटेन वाज इम्पोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। तो 1760 में जो ब्रिटेन है वो 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन में मंगा रहा था इसको अपनी जो कॉटन इंडस्ट्री है उसको फीड करने के लिए, मतलब उनको रॉ कॉटन जो दूसरे देशों से मंगाते थे वो। बाई 1787 द इम्पोर्ट सोल्ड टू 22 मिलियन। तो ये जो 1787 में यानी 17 साल के बाद ये जो कॉटन का इंपोर्ट वो करते थे वो 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ज़्यादा जो प्रोडक्शन में चेंजेस आई उससे मतलब वो बदलाव हुए, उससे ये इंक्रीज़ हुआ। लेट अस लुक ब्रीफली एट सम ऑफ दीज। जो चेंजेस आई वो हम देखते हैं। ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इन द 18th सेंचुरी इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी उसमें अलग अलग स्टेप्स थे, तो हर एक स्टेप में उसमें बदलाव आए, जो नई इन्वेंशन हुई, नई तकनीक आई। तो जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग एंड स्पिनिंग एंड रोलिंग। ये जो है धागा बुनना, उसको ऐसे घुमाना और उसकी स्पिनिंग करना, फिर उसको रोल करना। दे एनहेंस द आउटपुट पर वर्कर। तो हर एक वर्कर के हिसाब से उसकी आउटपुट ज़्यादा हुई। तो एनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर। तो हर एक वर्कर तो जो था वो ज़्यादा कॉटन से ज़्यादा धागे बनाता था। एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स एंड जार्न। उन्होंने मजबूत धागे बनाने शुरू किए, मजबूत रेशे तैयार किए। देन रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। उन्होंने एक कॉटन की मिल बनाई। दे टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लोथ प्रोडक्शन वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड। तो इसके बाद जो क्लोथ की कपड़े का जो पैदावार थी, कपड़े की का उत्पादन जो था वो गांव तक फैल गया। एंड कैरीड आउट विद इन विलेज हाउस होल्ड्स। तो गांव में लोगों के घरों में भी वो कपड़ा बनाने लगे। बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेज्ड। तब महंगी नई मशीनें आनी थी। सेटअप द मेंटेन्ड इन द मिल। उनको मिल में मेंटेन करना था। विद इन द मिल ऑल द प्रोसेसेस वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ। तो सभी जो उसकी जो प्रोसेसेस थी सेट बाई सेट उनको एक छत के नीचे लाना था। एंड मैनेजमेंट उसको मैनेज करना था। दिस अलाउड ए मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो उत्पादन की जो क्रिया थी उसको और ज़्यादा सुपरविजन की, देखभाल की ज़रूरत थी। ए वॉच ओवर क्वालिटी। तो धागे की क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाता था। एंड रेगुलेशन ऑफ लेबर। तो जो मजदूर होते थे उनको संभालना, उनको रेगुलेट करना। ऑल ऑफ विच हैड बिन डिफ़िकल्ट टू डू व्हेन प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। तो जब गाँव में सब कुछ बनता था तो ये सब प्रोडक्शन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इन द अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्रीज इंक्रीजिंगली बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप। तो फैक्ट्रीज जो थी इसके बाद 19th सेंचुरी में के शुरू में जो फैक्ट्रियां थी वो इंग्लैंड के देश में पूरे इंटीमेट पार्ट सब जगह फैल गईं। सो विजिबल वर द इम्पोजिंग न्यू मिल्स। तो तब
नई मिल्स जो थी वो दिख रही थी। तो सो मैजिकल सीम्स टू बी द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये जो नई तकनीक का कमाल था, उसका जादू था। दैट कंटेम्प्रेरीज वर डेजर्ड। तो जो कंटेम्प्रेरीज थे मतलब वो ख़त्म हो गए। दे कंसनट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन मिल्स। तो लोगों ने ज़्यादा मिल्स पर ध्यान दिया, कपड़े की मिल पर ध्यान दिया। आल्सो फॉरगेटिंग द बाई लेन्स एंड द वर्कशॉप्स वेयर प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूज़। तो वो जो बाई लेन छोटी गलियां थी वहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन होती थी, उनको उन्होंने विसार दिया। ये है इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर बाई एम जैक्सन। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1857। चिमनीज बिलोइंग स्मोक केम इन करेक्टरसाइज द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो यहाँ पर अलग अलग जगह से जो इंडस्ट्रियाँ थी उनकी चिमनियाँ जो हैं धुआं उगल रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, सब तरफ फैक्ट्रियाँ हैं। ये तो बाहर का गांव का नज़ारा है, लेकिन जो शहर है वो यहाँ पर है और इसमें अलग अलग जगह से चिमनियों का धुआं निकल रहा है। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। तो इंडस्ट्रियल चेंज में जो बदलाव आया उसकी गति कितनी थी। हाउ रैपिड वाज प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो औद्योगिकरण की जो गति थी, उसकी प्रोसेस की गति कितनी थी। डज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन ओनली द ग्रोथ ऑफ फैक्ट्री इंडस्ट्रीज। तो इसमें सिर्फ कारखानों का योगदान हुआ। फर्स्ट द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। तो उसमें ज़्यादा करके कपड़े की फैक्ट्रियाँ जो थी वो ज़्यादा बढ़ी और उनका योगदान ज़्यादा था, और स्टील का, मेटल का था। ग्रोइंग एट द रैपिड पेस, कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840 तक। जो सबसे पहले औद्योगिकरण था वो कपड़े की मिलों का हुआ। आफ्टर दैट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लेड द वे। उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ने अपना अगुवाई की। विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन द इंग्लैंड फ्रॉम 1840 के बाद इंग्लैंड में रेलवे का विस्तार हुआ। इन द कॉलोनीज फ्रॉम द 1860 तक जो उनकी कॉलोनी थी, यहाँ पर उनका राज्य था। जहाँ जहाँ उन्होंने देशों में जाके अपना राज्य स्थापित किया, अपनी कॉलोनीज बनाई, वहाँ पर रेलों का विस्तार किया। तो फिर स्टील इंडस्ट्री ने और ज़्यादा कदम बढ़ाए। द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज्ड रैपिडली। तब आयरन और स्टील की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बाई 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन एंड स्टील वर्थ अबाउट 77 मिलियन पाउंड्स। 1873 में जो इंग्लैंड था बाहर के देशों को 77 मिलियन पाउंड का स्टील और आयरन एक्सपोर्ट कर रहा था। डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। तो कॉटन की जो बना बनाया कॉटन था जो मिल्स में बनता था, उससे दुगना जो था वो आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट था इंग्लैंड से। सेकंड, द न्यू इंडस्ट्रीज कुड नॉट इजीली डिस्प्लेस ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था मतलब पहले की चली आ रही जो इंडस्ट्री थी, उनको नई इंडस्ट्री से बदलना थोड़ा मुश्किल था। इवन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी लेस दैन 20% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंडस्ट्री सेक्टर। तो जो टोटल इंडस्ट्री थी उसका सिर्फ 20% जो था वो एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्रियों में काम होता था। टेक्सटाइल वाज डायनेमिक सेक्टर। जो टेक्सटाइल था जो अपने आप चलने वाला सेक्टर था, उसमें सब लोग वृद्धि करते थे। बट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड नॉट विद इन द फैक्ट्रीज। परंतु बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो थी 80% के लगभग वो फैक्ट्रीज में नहीं बनता था, बट आउटसाइड विद द डोमेस्टिक यूनिट्स, तो वो गाँव वगैरह में बनता था। यहाँ पर ये पिक्चर है ए फिटिंग शॉप एट द रेलवे वर्क्स इन इंग्लैंड। रेलवे की वर्कशॉप में फिटिंग का काम हो रहा है। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849। इन द फिटिंग शॉप न्यू लोकोमोटिव इंजन्स वर कंप्लीटेड एंड ओल्ड वंस रिपेयर्ड। वहाँ पर नए इंजन जो थे वो बनाए जाते थे और पुराने इंजनों को रिपेयर किया जाता था। रेलवे के जो इंजन थे, रेलवे की वर्कशॉप का चित्र है ये।
Third, the pace of change in the traditional industries was not set by steam powered cotton और मेटल इंडस्ट्रीज़। तो जो चेंज थी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की वो उसमें स्टीम पावर कॉटन के जो या मेटल इंडस्ट्री के इंजन थे स्टीम पावर्ड थी वो, बट दे डिड नॉट रिमेन एंटायरली स्टैगनेंट आइदर। तो अलग अलग नहीं रहे वो, सीमिंगली ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशंस वर basis of growth in many non-mechanized sectors such as food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making and production of system। तो ग्रोथ जो थी थोड़ी ज़्यादा, जो दूसरी तरफ ग्रोथ जी तो वो मशीनों के वगैरह हो रही थी, जो वाले सेक्टर थे जिसमें फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग बनाना, पॉटरी मतलब बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, शीशे का काम करना, और टैनिंग का मतलब चमड़ा रंगने का काम करना, फर्नीचर बनाना, और इम्प्लीमेंट्स जो थे औजार वगैरह उनको बनाना, उसमें तो मशीनों की योगदान अभी नहीं था। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली। तकनीक वाली जो चेंज आई वो धीरे धीरे आई। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो जो मशीनों की चेंज आई, जहाँ मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आई वो बहुत ही धीरे धीरे आई। न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव, और वो जो थी नई तकनीक जो थी बहुत महंगी थी। एंड मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। और तब के जो व्यापारी थे या कारखानेदार थे वो इसको यूज़ करने में थोड़े चौकन्ने थे। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन। मशीनें आमतौर पर टूट जाती थीं। रिपेयर वाज कॉस्टली। तो उनकी जो रिपेयर होती थी वो बहुत महंगी होती थी। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड। तो जो उनके मशीनों के बनाने वालों ने स्टार्टिंग में जो क्लेम किया था तो उसके अनुसार वो मशीनों का काम उतना बढ़िया नहीं होता था। कंसिडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। तो सबसे पहले हम स्टीम इंजन का उदाहरण लेते हैं। जेम्स वाट इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूकोमैन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन इन 1781। तो जेम्स वाट जो था उसने न्यू कॉमन व्यक्ति द्वारा बनाया गया जो स्टीम इंजन था उसको उन्होंने इम्प्रूव किया और फिर उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया नया मॉडल बना के। हिज इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल। उसके दोस्त ने मैथ्यू बोल्टन ने मतलब जो इंजन था उसका नया मॉडल बनाया। बट फॉर ईयर्स ही कुड फाइंड नो बायर्स। परंतु उसे खरीदार नहीं मिले। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century there were no more than 321 स्टीम इंजन्स ऑल ओवर द इंग्लैंड। तो शुरुआत में वो सारे जो शहर सारे इंग्लैंड में 321 स्टीम इंजन थे ऑल ओवर इंग्लैंड। ऑफ दीज 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्री। 80 इंजन जो थे वो कपड़े की इंडस्ट्री में थे। 9 इन वूल इंडस्ट्री। 9 जो थे वो ऊन की इंडस्ट्री में थे। एंड द रेस्ट इन माइनिंग कैनाल वर्क्स। तो दूसरे जो थे जो कैनाल नहरें खोदी जाती थी उनको खोदने के लिए जो इंजन की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ का काम कर रहे थे। एंड आयरन वर्क्स और स्टीम इंजन्स वर नॉट यूज्ड इन एनी ऑफ द अदर इंडस्ट्री स्टिल मच लेटर इन द सेंचुरी। तो उसकी सदी के अंत में जो थे वो इंजन बाद में यूज़ हुए। सो इवन द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ लेबर मैनीफोल्ड वाज स्लो टू बी एक्सेप्टेड द इंडस्ट्रीज। तो ऐसी जो मशीनों की रफ्तार थी, इसकी प्रोडक्शन की रफ्तार थी, वो धीरे धीरे हुई या उन्होंने इसको इंडस्ट्रियलिस्ट ने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। हिस्टोरियंस नाउ हैव कम टू इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज दैट द टिपिकली वर्कर इन द मिड सेंचुरीज was not a machine operator but the traditional craftsman of laborer। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर वो मशीन का ऑपरेटर नहीं था, वो सिर्फ उसको कपड़े को बनाने वाला जो होता था वही वहाँ पर काम करता था। तो स्पिनिंग फैक्ट्री इन 1830 you can see how giant wheels moved by steam power could set in motion hundreds of spindles in manufacturers thread। तो एक ही बड़े इंजन के द्वारा बड़े बड़े जो व्हील होते थे उनको घुमाया जाता था ताकि धागे को लार्ज स्केल पे
बुना जा सके, तो ये बहुत कठिन काम था। ओके।